हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला की इस एसएससी एग्ज़ाम के एसएससी की जो अलग अलग एग्ज़ाम्स है जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इनकी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस, जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनके इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। ओके दोस्तों, तो अभी इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कर रहे हैं कि एसएससी की जो अलग अलग एग्जाम्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और बाकी जो भी एसएससी एग्जाम हेल्प करवाते हैं उनके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जीएस के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको हम विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उनका हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। या कहता है कि वैदिक आर्यों कहाँ। आज की वीडियो का हमारा, इससे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल। चलिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। आपका सही आंसर है बी, यानी कि दूध और इसके उत्पाद। ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि जो वैदिक जो आर्य थे, यानी कि वैदिक काल में जो आर्य जो थे, आर्य लोग जो थे जिनको मूल निवासी माना जाता है, मतलब प्रारंभिक निवासी माना जाता है, ठीक है, देश का, तो कहता है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, मुख्य भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। क्या था भैया? दूध और इसके उत्पाद। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन, अब हम व्याख्या इसकी देखते हैं। तो व्याख्या जो है इस क्वेश्चन की वो कहता है व्याख्या में कि वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। क्या कहा गया है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद उसमें दूध में जौ डालकर, जौ को यव कहा जाता था वैदिक भाषा में, तो दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन और दही में, दही से बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। जो है जौ, उसको जौ का सत्तू बनाकर, मतलब उसका लिक्विड टाइप बना के, जौ का सत्तू बना के उसे दही में डाला जाता था और इस तरह से करम्ब नाम का एक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जा चुकी है कि ऋग्वेद जो है उसमें चावल का और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ यानी कि यव, जई यानी कि ओट, राई और गेहूं। आपका सही आंसर है ए, यानी कि जौ। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न यानी कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो आपका आंसर क्या है? जौ यानी कि यव को मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहता है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी कि यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई ऑब्वियस सी बात है, अब उस टाइम का साक्ष्य ही मिलेंगे हमें आजकल तो। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम कोई व्यक्ति जो था उसका जन्म हुआ था और वो आज भी जिंदा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा और तांबा। आपका सही आंसर है डी, यानी कि तांबा। ठीक है, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले किया गया था
तांबा धातु का। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कहती है कि ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। कौन से लोगों द्वारा? ऋग्वैदिक लोगों द्वारा, क्योंकि वैदिक काल का प्रारंभिक जो पीरियड है उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। कहता है कि ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस नाम की धातु का? अयस नाम की धातु का। किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। मतलब ये एक्चुअल में कौन सी धातु है अयस नाम की, ये पूरी तरह से मतलब कि जानकारी इसकी नहीं है लोगों को। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। हमने हड़प्पा सभ्यता में भी ये बात पढ़ी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, इसी तरह ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो भी लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन ऋग्वेद में अयस नामक एक धातु का उल्लेख मिलता है जिसकी पहचान संदिग्ध है, मतलब श्योर नहीं है कि वो कौन सी धातु है। लेकिन कुछ विद्वान उसे तांबा, कांसा या लोहा कहते हैं, लेकिन लोहे से तो वो लोग बिल्कुल परिचित नहीं थे। इसलिए ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेद शब्द का अर्थ है। वेद जो शब्द है, जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें वेद जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। आपका आंसर है ए, यानी कि ज्ञान। ठीक है, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वेद जो शब्द है हमारा, उस शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर क्या होगा आपका? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या सिंपल सी है, इसकी कोई बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है कि वेद जो शब्द है उसका अर्थ ज्ञान होता है। यही इसकी व्याख्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपकी समझ आए होंगे। तो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैदिक काल के। चलिए अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। 5वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ, 5वां जो क्वेश्चन है वो कहता है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपका सही आंसर है सी, ये वाला। यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है इनको वेद त्रयी कहा जाता है। माना जाता है कि इन तीनों की रचना ऑलमोस्ट सेम एक फेज की हुई, एक टाइम फेज के अंदर हुई, जबकि अथर्व जो वेद है उसकी संरचना, उसकी रचना बहुत बाद में की गई। उसका कॉम्पाइलेशन जो है बहुत बाद में किया गया अथर्ववेद का। तो आपको याद रखने की बात यह है कि जो 3 वेद हैं, त्रयी का मतलब क्या होता है? 3 ही तो होता है कि 3 वेद हैं जिनको वेद त्रयी कहा जाता है। उसमें अथर्ववेद जो है वो शामिल नहीं है। भाई 4 वेद टोटल हैं, अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो बाकी जो 3 बच गए वो आपके आंसर होंगे। मतलब आपको जब वेद त्रयी देखनी है कि वेद त्रयी में 3 कौन कौन से वेद आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें अथर्ववेद नहीं होना चाहिए। अब इसमें अथर्ववेद है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी अथर्ववेद है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें अथर्ववेद है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ये। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 को जो पेपर हुआ, उसकी 2nd शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ओनली त्रयी भी कह दिया जाता है इसको, यानी कि वेद त्रयी में अथर्ववेद जो है वो शामिल नहीं है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, कि आर्य जो सभ्यता थी
जो वैदिक सभ्यता है उसी को आर्य सभ्यता भी कह देते हैं, क्योंकि आर्यों का आगमन इसी काल में हुआ माना जाता है। तो आर्य सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 से 25 साल, 25 से 50 साल, 50 से 75 और 75 से 100, ये आयु का आरोही क्रम अनुसार क्रम है। तो आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। एक लॉजिक का क्वेश्चन है। सबसे पहले आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर उसको गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ होना चाहिए और फिर संन्यास होना चाहिए। तो ए आपका आंसर होना चाहिए। बाकी चलिए इसका आंसर देख लें, ए ही है इसका आंसर। ठीक है, ओके। और ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अच्छे समझना कि आर्य सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार, आरोही क्रम अनुसार का मतलब क्या है कि जन्म लिया उससे 25 साल तक, फिर 25 से 50 साल तक, है ना, कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर 25 से 50 गृहस्थ का, फिर 50 से 75 वानप्रस्थ का और फिर 75 से 100 संन्यास का। ठीक है, तो जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये लीजिए, इसकी व्याख्या खूब अच्छे से कर रखी है, जबरदस्त वाली। कहता है कि हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं, इसको 4 आश्रम भी कह देते हैं ना, 4 अवस्थाओं या 4 आश्रमों में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था, आ गया ना, आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। भाई मतलब हिंदू धर्म में ना मानव जीवन को 4 आश्रमों या 4 अवस्थाओं में बांट दिया गया है, और जीवन की कुल जो मतलब कि एज मानी जाती है, कुल आयु, वो 100 ईयर मानी गई। तो प्रत्येक आश्रम के 25-25 ईयर हो गए। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से, आरंभिक अवस्था मतलब जिस दिन इंसान जन्म लेता है उस दिन से, आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक। गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष और संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। ये ब्रह्मचर्य का तो आप ऑब्वियस सी बात है, मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब कि आदमी को सिर्फ अपनी पढ़ाई वगैरह अपने संतुलन मतलब कि शारीरिक सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना चाहिए। गृहस्थ का मतलब है कि फिर उसको शादी वादी करनी चाहिए, बच्चे वगैरह करनी चाहिए। वानप्रस्थ का कि फिर उसे सोशल वर्क करना चाहिए, समाज की जो चीज़ें हैं उसको देखनी चाहिए। और संन्यास का मतलब फिर बस भगवान को याद करना चाहिए, ये वाली चीज़ है। ये एक चीज़ और बच गई कि जाबाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ये जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबाल उपनिषद में, जाबाल उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमारी एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए ये जो जीएस के क्वेश्चन हैं इनको हम कर रहे हैं, ऐसे ही एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछी गई इंग्लिश की वोकेबुलरी यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम, उसके 3000 वर्ड्स जो हैं उसको हम कीवर्ड और निमोनिक से तैयार करवा रहे हैं। रोजाना एक वीडियो अपलोड होती है, मतलब एक स्टोरी के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त क्लास है, गजब वाली, आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। उसके अलावा मैं आपको चीज़ बता दूं कि भैया एक वीडियो जो है रोजाना डेली करंट अफेयर की डाली जाती है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी या बाकी एग्जाम हो, करंट अफेयर का आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक वीडियो जो है रोजाना इंडिया जीके की जो फैक्चुअल चीज़ें जो बार बार याद करने के बाद भी हम भूल जाते हैं, उनको ट्रिक से करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी की चैनल पे ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि आर्य पूर्व मतलब कि जैसे ऑब्वियस सी बात है, माना जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया वाला जो हिस्सा था वहाँ से और भारतीय महाद्वीप में आए थे। लेकिन यहाँ पे आके आर्य जो थे उनके हाथों उन्होंने ही मतलब यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा विकास किया, डेवलपमेंट किया, अपने आप को मतलब कि इस लायक बनाया कि फिर आर्यों ने यहाँ पे आके मतलब शासन किया एक तरह से। ठीक है, तो ऐसा
इसका मतलब क्या था कि आर्यों के आने से पहले वहां पे कुछ ना कुछ तो रह रहे थे भारत में लोग, उनको कहा जाता है आर्य पूर्व, कि आर्यों के आने से पहले जो लोग यहाँ पे बसे हुए थे। तो आर्य जो थे, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। सफल रहने का मतलब सफल रहे इसलिए तो उन्होंने शासन किया। तो इसका रीजन क्या था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो आपका उत्तर है डी, यानी कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, किसमें? युद्ध में। ठीक है, यही कारण था कि आर्य जो थे, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था युद्धों में। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अब हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है कि आर्य जो थे वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। आंसर है सी, व्यवसाय पर। वर्ण व्यवस्था समझ रहे हो ना, जो 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो व्यवस्था थी इसकी शुरुआत होती है आरंभिक वैदिक काल में, और इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है सबसे पहले। तो जो शुरुआत में यानी कि आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जो थी, जो 4 वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था। आज की तरह जन्म के आधार पर नहीं कि जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया वो ब्राह्मण, जिसने क्षत्रिय के घर जन्म ले लिया वो क्षत्रिय। नहीं, कि जो उस टाइम जो पढ़ाने लिखाने का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो रक्षा का युद्ध लड़ता था वो क्षत्रिय कहलाता, जो व्यापार वगैरह करता था वो वैश्य कहलाता, और जो बाकी काम मतलब किसी के मतलब एक तरह से मजदूरी टाइप के जो काम करते थे, मतलब कि सर्विस वगैरह का जो प्रोवाइड करता था, उसको मतलब कि शूद्र वाले हिस्से में वो जो वर्ण था उसमें डाल दिया जाता था। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में और एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इधर मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन, एक सेकंड भैया। ये रहा, कहता है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। सिंपल सी बात है, देखो याद करने का कि लिंकेज बताता हूँ। वैसे वैदिक काल, वैसे वर्ण व्यवस्था और वैसे व्यवसाय। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, कहता है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 90वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज यानी कि वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूं। ठीक है, ये जिक्र किस में मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ऋग्वेद में अलग अलग मंडल है, तो उसमें जो 9वां जो मंडल है उसमें एक स्थान पर उल्लेख मिलता है एक परिवार के बारे में कि मेरे पिता वृषज यानी वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग जो व्यवसाय थे